हेलो बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेणु त्रिपाठी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद में विज्ञान की अध्यापिका हूँ। मैं आज आपको कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास का भाग 1 पढ़ाऊँगी। सबसे पहले हम आते हैं कि विषय वस्तु क्या है आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षण, लक्षणों की वंशागति, मेंडल का योगदान, मेंडल के प्रयोग तथा परिणाम, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना, मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली, मेंडल के नियम, मेंडल के आनुवंशिक नियमों की व्याख्या। अब आता है आनुवंशिकता। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि सभी जीवों में अपने जैसे संतान उत्पत्ति की इच्छा होती है। आपको पता है कि प्रत्येक जीव अपनी जैसी संतानें की उत्पत्ति करता है। मानव जो है, मानव से मानव का बच्चा और मटर के पौधे से मटर का ही पौधा उगता है। अब मैं आती हूँ आनुवंशिकता पे। आनुवंशिकता क्या है बच्चों? जनक अर्थात माता पिता, जीवों से संतति में लक्षणों का स्थानांतरण आनुवंशिक कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि बच्चों, जो आपके माता पिता हैं उनके जो लक्षण हैं, जो संतानों में पहुँच रहे हैं, उनको हम आनुवंशिकता कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। देखिए, पैतृक अर्थात आपके माता पिता हैं, उनके माता पिता जो हैं, अर्थात पैतृक जीवों से संतानों को स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो आपके गुण आपके माता पिता से आप में आए, लेकिन आपके माता पिता के गुण उनके माता पिता से आए, लेकिन वो जो लक्षण धीरे धीरे आप में दिखाई दे रहे हैं, तो उनको हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अब मैं आती हूँ कि आनुवंशिकी क्या है, अर्थात जेनेटिक्स क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियम, ठीक है बच्चों, वह आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी या हेरिडिटी कहते हैं। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना कार्य किया। बच्चों, लक्षणों के वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। मानव में लक्षणों की वंशागति के इस नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को संतति में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है बच्चों कि जो माता पिता हैं आपके दोनों, उनके जो लक्षण हैं आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, जो लक्षण है ये हम डीएनए को कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो संतान में स्थानांतरित करते हैं। तो यही क्या करते हैं, यह हमारे लक्षणों की वंशागति करते हैं। इसका अर्थ यह है कि लक्षण माता और पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अब आता है बच्चों मेंडल के प्रयोग तथा परिणाम। अब मैं आपको बताती हूँ, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर की भिन्न भिन्न लक्षणों वाली प्रजातियों को उगाया। 2 वर्ष उपरांत उसने पौधों का तुलनात्मक लक्षणों का चुनाव तथा तुलनात्मक लक्षणों वाली प्रजातियों की शुद्धता का निश्चय स्वपरागण द्वारा किया। इसका अर्थ यह है कि जो मटर का पौधा होता है उसके भिन्न भिन्न लक्षणों को लिया, उन्होंने उनको उगाया,
फिर 2 वर्ष बाद उन्होंने जो उससे लक्षण प्राप्त हुए उनका चुनाव करा और जो लक्षण की प्रजातियां थीं उनकी शुद्धता को ध्यान में रखते हुए स्वपरागण कराया, जिससे उसे क्या प्राप्त हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों में विभिन्न परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। तभी मेंडल ने इन्हें शुद्ध पौधों का नाम दिया। इस प्रकार शुद्ध पौधे प्राप्त करके मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के साथ विपरीत लक्षण वाले पौधे चुने। अब आता है हमारा बच्चों विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण को हम तुलनात्मक लक्षण भी कहते हैं। ऐसे लक्षण जिनमें भौतिक रूप से आसानी से भेद किया जा सके उन्हें विपर्यासी लक्षण कहते हैं। भौतिक रूप जो तुम्हें सामने दिखाई देते हैं। मेंडल के अध्ययन के लिए 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षण चुने। अब मैं आपको इस टेबल के माध्यम से बताऊंगी कि उन्होंने कौन कौन से 7 लक्षणों को लिया। पहला है लक्षण, कौन सा उसमें प्रभावी लक्षण देखने को मिलता है, कौन सा अप्रभावी लक्षण देखने को मिलता है। सबसे पहले उन्होंने लिया मटर की फली का रंग, एक हरा दूसरा पीला। फिर उन्होंने ली फली की आकृति, फूली हुई ली मटर की फली और सिकुड़ी हुई ली। बीज का रंग उन्होंने पीला लिया, हरा लिया। बीज की आकृति उन्होंने गोल बीज लिए, झुर्रीदार बीज लिए। पुष्प का रंग लिया, बैंगनी, श्वेत अर्थात सफेद लिया। पुष्प की स्थिति ली अक्षीय, अग्रस्त। पौधे की लंबाई ली, लंबा लिया, बौना लिया। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अक्षीय क्या होता है। जो पौधों के शीर्ष पर लगता है उसे हम अक्षीय कहते हैं और जो साइड से निकलते हैं उसे हम अग्रस्त कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। भाई और भी पौधा ले सकते थे तो, लेकिन उन्होंने मटर का ही पौधा क्यों चुना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि यह कम समय में उगने वाला पौधा है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है और स्वपरागण के फलस्वरूप अनेक बीज बनाने की क्षमता होती है तथा भिन्न भिन्न लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती हैं। यहाँ आपको मैं समझाती हूँ कि जो मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है और इसको 1 वर्ष में ही यह फल फूल सब दे देता है, बीज दे देता है, इसलिए यह आसान रहता है। दूसरा यह है कि इसमें जो स्वपरागण की क्रिया है उसके फलस्वरूप हम अनेक प्रकार के बीज उससे प्राप्त कर लेते हैं। हमें बहुत प्रकार के लक्षण भी दिखाई देते हैं, इसीलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही चुना। अब हमने आपको यहाँ तक बताया कि आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं और ये विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं। अब हम चलते हैं कि मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। मेंडल ने जो अपने प्रयोग करे उसमें उन्होंने कौन कौन से शब्दों को चुना। सबसे पहले आता है संकरण। जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों को क्रॉस कराया जाता है तो उससे प्राप्त संतानों को संकर कहते हैं और इस क्रिया को संकरण कहते हैं अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखिए संकर, इसमें क्या है, लिया उन्होंने तुलनात्मक लक्षण। जो तुलनात्मक लक्षण हैं तो जो उनसे संतान प्राप्त होती है वो संकर होती हैं, तो इसी क्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दूसरा आता है कारक। जीवों में वे सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं जिन्हें कारक कहते हैं। कारक जीन्स को भी कहते हैं, वह मैं आगे बताऊंगी आपको। प्रत्येक इकाई लक्षण कारकों के एक युग्म को नियंत्रित करता है, अर्थात युग्म मतलब जोड़ा, एक जोड़े को नियंत्रित करता है। इसमें से एक कारक मात्रक, दूसरा पैतृक होता है, अर्थात
जो जोड़ा है एक युग्म, उसमें से एक मात्रक का जोड़ा होता है अर्थात माता का होता है और दूसरा पिता का होता है। युग्म जोड़ों के दोनों कारक विपरीत प्रभाव के होते हैं, किंतु उनमें से एक ही कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है और दूसरा छिपा रहता है। यहाँ समझने की बात है कि जो जोड़े लिए उसमें से जो एक कारक है प्रभाव प्रदर्शित करता है अर्थात वह डोमिनेंट होता है, प्रभावी लक्षण होता है, और दूसरा जो छिपा रहता है वो अप्रभावी होता है और उसे हम रिसेसिव कहते हैं। अब आगे चलते हैं एलील या एलीलोमॉर्फ। विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को एलील्स कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि जो हमारे विपरीत लक्षण हैं जब उनको लेंगे तो उसे हम एलील या एलीलोमॉर्फ कहते हैं। इसके लिए पौधों की लंबाई के लिए लंबा, बौना, पुष्प के लिए लाल, सफ़ेद तथा बीज के लिए गोल और झुर्रीदार, यह क्या होते हैं? यह लक्षण होते हैं। अब आता है समयुग्मज। यदि किसी लक्षण के दोनों जीन्स, जीन्स का मतलब कारक, समरूप होते हैं तो उसे हम समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि जो लक्षण हैं जीन्स के ऊपर दोनों एक से हैं, उन्हें हम कैसे करेंगे? डबल टी अर्थात कैपिटल टी डबल लेंगे, स्मॉल टी लेंगे। अब आता है विषम युग्मज। यदि किसी लक्षण के दोनों जीन्स असमान हों तो उसे हम विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस कहते हैं। देखिए होमोजाइगस में एक से जीन्स हैं, समरूप हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो इसके लक्षण हैं दोनों असमान दिखाई देते हैं। अब आते हैं, हम चलते हैं बच्चों जीनोटाइप पर। जो जीनोटाइप है किसी जीव के लक्षण का आनुवांशिक संगठन जीनोटाइप कहलाता है। आनुवांशिक संगठन क्या है बच्चों? डीएनए, जो मैंने आपको पहले बताया है। तो जो उनका आनुवांशिक संगठन से पौधों में रूप दिखाई देते हैं उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब आता है बेटा फिनोटाइप। जीन किसी भी प्रकार की हो, बाह्य रूप में समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। देखिए क्या है इसमें फिनोटाइप में? बाह्य रूप समान हो, जो हमें वह भौतिक रूप से दिखाई दे रहा है वो बाह्य रूप है। जीनोटाइप में क्या था? आनुवांशिक था। तो किसी भी प्रकार के जीव प्रकार की हो, बाह्य रूप में समान लक्षण हो और उसका प्रभाव दिखाई देता है तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। अब आगे चलते हैं, एक संकर संकरण, इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। जब पौधों में एक जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, संकरण मीन्स क्रॉस कराया जाता है, तो उसे हम एकल संकर कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबा व शुद्ध बौने के पद संकरण कराना। इसमें बच्चों आप देखेंगे कि इसमें है एक जोड़ा विपरीत लक्षण। किस में कर रहे हैं हम? एक संकर संकरण में। तो यहाँ पर क्या है, जो इसका लक्षण है मटर के पौधे का, तो हम केवल एक जोड़ा ले रहे हैं और विपरीत लक्षण वाला ले रहे हैं। हमने क्या लिया? ली है पौधे की लंबाई, केवल लंबाई में क्या लिया है? लंबा भी ले लिया है और एक बौना भी ले लिया है। तो दोनों के मध्य जब हम संकरण कराएंगे तो हम उसे एक संकरण कहते हैं। अब चलते हैं द्विसंकरण संकरण पर। जब पौधों में दो जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम पौधे के दो जोड़े लेंगे कोई से विपरीत लक्षणों वाले,
तो उनके बीच में जब हम संकरण कराएंगे तो उसे हम डाई हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उदाहरण समझाऊंगी मैं आपको। हम यहाँ क्या ले रहे हैं, बीज ले रहे हैं। अब हमें दो लक्षण चाहिए, तो कौन से हैं, गोल बीज ले रहे हैं, पीले बीज ले रहे हैं। जो गोल बीज हैं तो कैपिटल आर लिखेंगे, पीले बीजों को कैपिटल वाई लिखेंगे। दूसरा लक्षण है झुर्रीदार हरे बीज के मध्य संकरण। तो झुर्रीदार को कैसे लेंगे, स्मॉल आर, हरे बीज को लिखेंगे स्मॉल वाई। इस प्रकार से दो विपरीत जोड़ों के मध्य जब हम संकरण कराते हैं तो उसे हम डाई हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हम पहुंच गए बच्चों मेंडल के नियम पर। अभी तक जब हमने पढ़ा कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग करने थे, नियम बनाने थे, उसके लिए उन्होंने कौन कौन से प्रयुक्त शब्दों की शब्दावली में जो उन्होंने डाटास कलेक्ट करे थे उसके लिए उन्होंने किस किस शब्दावली का प्रयोग किया। अब हम चलते हैं मेंडल के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणाम अर्थात रिजल्ट को सिद्धांतों के रूप में बताया। मेंडल ने क्या करा, जो उन्होंने प्रैक्टिकल करा उनको रिजल्ट को सिद्धांतों के रूप में बताया। बाद में इन सिद्धांतों को वैज्ञानिकों ने 3 नियमों के रूप में मेंडल के नाम से स्थापित कर दिया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेंडल के नियम हैं, इन्होंने अपने प्रयोग करे, उसके जो परिणाम मिले उन्होंने उन्हें सिद्धांतों के रूप में बता दिया। उसके बाद और वैज्ञानिक आए। कुछ वैज्ञानिकों ने जब इन नियमों को पढ़ा और देखा तो उन्होंने इन्हें मेंडल के नाम से स्थापित किए। इन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को कहा गया, जो निम्नांकित हैं। नंबर 1 है प्रभाविता का नियम अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस। पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्वतंत्र अवूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम। अब हम चलते हैं कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की व्याख्या। उन्होंने किस प्रकार से मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियमों की व्याख्या की गई। सबसे पहले आता है प्रभाविता का नियम अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंट। यहाँ पर आप देखिए, जीव का प्रत्येक लक्षण एक इकाई के रूप में होता है। प्रत्येक इकाई को 2 कारकों से नियंत्रित होती है, अर्थात कारकों से 2 जिन्सों से नियंत्रित होती है। यदि एक कारक एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के होते हैं किंतु उनमें से एक ही कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है और दूसरा छिपा रहता है, तो इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि आपने देखा है कि एक कारक उन्होंने लिया है अपना कौन सा प्रभाव दिखा रहा है अर्थात डोमिनेंट है वो, और दूसरा जो छिपा रहता है वो रिसेसिव रहता है। तो इसको अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में इन लक्षणों में से एक ही लक्षण परिलक्षित होता है अर्थात परिलक्षित दिखाई देता है और दूसरा दिखाई नहीं देता। अर्थात हम क्या कहेंगे कि पहले को प्रभावी तथा दूसरे को अप्रभावी कहते हैं। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे हैं, ठीक है। यहाँ पर शुद्ध बौने पौधे हैं। इसको हम कैपिटल टी से लिखेंगे, इसे हम स्मॉल टी से लिखेंगे। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारी जनक पीढ़ी हो गई अर्थात पेरेंट्स हो गए। जब इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हुए, कैपिटल टी और स्मॉल टी।
ये कौन सी हमारी आ गई, F1 जनरेशन। अब यह कि इसमें संकर लंबे पौधे क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि जो मेंडल का नियम है प्रभाविता का, लॉ ऑफ डोमिनेंट, उसमें बताया कि एक कारक तो दिखाई देता है, दूसरा छिपा रहता है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी है, अर्थात शुद्ध पौधे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्मॉल टी भी आ रहा है, तो जो बौने पौधे हैं वो गुण उसमें छिप गया, तो ये शुद्ध नहीं है। तो ये हमें सारे संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब दूसरा नियम आता है मेंडल का, पृथक्करण का नियम। जैसे पृथक्करण के आप शब्द से ही जान रहे होंगे, पृथक मतलब अलग अलग। तो जब हम F1 पीढ़ी के, कौन से, F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। तो इन लक्षणों को पृथक्करण का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब यहाँ समझने की बात है, यहाँ क्या लिया है इन्होंने, विषम युग्मजी पौधे। क्या है विषम, अर्थात जिनके लक्षण अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने अलग अलग लक्षणों वाले पौधों को लेके स्वपरागण ही कराया। किस में कराया, F1 जनरेशन से जो हमें पौधे प्राप्त हुए थे उनका F2 में जब वो क्रॉस कराते हैं, तो जब हमें जो इसका रिजल्ट मिलता है वो एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। इसीलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब मैं इसे चित्र के माध्यम से समझाती हूँ। देखिए, लंबा पौधा संकर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कौन सा है ये, F1 जनरेशन में, जो प्रभाविता के नियम में आपको प्राप्त हुआ था। समझ में आ गई, कुछ याद आया। तो जब इस पौधे को कौन सी क्रिया कर रहे हैं, स्वपरागण की क्रिया, जब स्वपरागण की क्रिया करेंगे तो हमसे कौन कौन से पौधे प्राप्त होंगे। देखिए, इसमें हमें दिख रहे हैं लंबा पौधा, देखने में दिखाई दे रहे हैं, दूसरा भी लंबा पौधा दिखाई दे रहा है, तीसरा भी लंबा पौधा दिखाई दे रहा है, लेकिन चौथा क्या है, बौना पौधा दिखाई दे रहा है। ये कौन से हैं, F2 जनरेशन में हैं। लेकिन बच्चों, इसमें क्या है कि पृथक्करण हो रहा है, वो अलग अलग जा रहे हैं एक निश्चित अनुपात में। तो यहाँ हमें जो शुद्ध पौधा मिल रहा है, ये मिल रहा है लंबा पौधा शुद्ध, कैपिटल टी स्मॉल टी, केवल एक शुद्ध पौधा दिखाई दे रहा है। दूसरा संकर मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर जो इसका बौनापन है वो छिप गया है। तीसरा भी हमें संकर पौधा मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो चौथा पौधा मिला है वो बौना मिला है, स्मॉल टी, अर्थात यह शुद्ध बौना पौधा है। तो अब हम क्या कहेंगे इस चित्र के अनुसार, लंबेपन का कारक कैपिटल टी, ये जो कैपिटल टी है लंबेपन का कारक, तथा बौनेपन का कारक स्मॉल टी शुद्ध रूप में फिर से मिलकर 3:1 के अनुपात में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न करते हैं। तो ये जो बौने पौधे उत्पन्न हुए, लंबे पौधे उत्पन्न हुए, इनका क्या अनुपात है, इसमें से भी हम देखेंगे कि हमें केवल 25% शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन 50% संकर लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, तथा 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात यह अनुपात 1:2:1 का होता है। इस प्रकार से जो मेंडल का द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम था कि हमें जो पौधों का लक्षण है वो निश्चित अनुपात में पृथक दिखाई देता है। मेंडल का तृतीय नियम है स्वतंत्र अपवहन का नियम। इसमें इन्होंने क्या लिया, जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ा विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है,
तो इन कारकों का पृथक्करण, जो हमने पहला वाला नियम पढ़ा, तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक ही लक्षण की वंशागति दूसरी को प्रभावित नहीं करती है। इसको मैं अब आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगी। देखिए, दो रूप गुण बताए उन्होंने, गोल और पीला, दोनों प्रभावी हैं, शुद्ध हैं। इन्हें कैसे लिखेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इधर इन्होंने दूसरा लक्षण लिया, झुर्रीदार व हरा, दोनों अप्रभावी हैं, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इनसे जो हमें F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं, गोल व पीला, अर्थात कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त हो गए। लेकिन जब हम इनका स्वपरागण कराएंगे तो हमें इसमें जो पौधे प्राप्त होंगे वह गोल व पीले दोनों प्रभावी हैं। इसके हमें 9 पौधे प्राप्त होंगे, गोल व हरे, एक प्रभावी होगा गोल, हरा जो होगा वो अप्रभावी होगा। इसके हमें 3 पौधे प्राप्त होंगे, झुर्रीदार व पीले, इसमें झुर्रीदार अप्रभावी होगा और पीला प्रभावी होगा। इसके हमें 3 पौधे प्राप्त होंगे। झुर्रीदार व हरे ये दोनों अप्रभावी हैं, इसका हमें 1 पौधा प्राप्त होगा F2 जनरेशन में। ये कौन से क्रॉस के द्वारा हो रहा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, अर्थात द्विसंकर संकरण, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं 2 करैक्टर हैं अलग अलग, गोल, पीला, झुर्रीदार और हरा। तो यहाँ बीज के आकार व रंग F2 पीढ़ी का जो अनुपात होगा वो 9:3:3:1 होता है। आज मैंने आपको मेंडल के नियम तीनों समझाए हैं, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब मैं गृह कार्य आपको बताती हूँ। आपको गृह कार्य में 7 क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। आनुवांशिकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का पूरा नाम बताइए। मेंडल के प्रयोगों में कारक का क्या अर्थ है बताइए। मटर के पौधे के लिए लंबे तथा बौने में से कौन सा प्रभावी गुण है? एक संकर तथा द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों से आप क्या समझते हैं? आनुवांशिकता किसे कहते हैं? मेंडल द्वारा किए गए मटर के एक संकरीय संकरण एवं उनके परिणामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेंडल के पृथक्करण के नियम का उदाहरण सहित सचित्र वर्णन कीजिए। अब आपको यह गृह कार्य लाना है करके।